जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। तो कोशिका से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे जो है कि एग्जाम में बन सकते हैं, उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कोशिका के आधार पर जो कि जीव कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है, ठीक है। कोशिका की संरचना या फिर आकार कैसा होता है, बनावट कैसी होती है, ये सब जो है इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि कोशिका क्या है। तो कोशिका जो है, कोशिका की परिभाषा होती है हर जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। यानी कि हर जीव जो है, चाहे वो मानव हो, चाहे कोई जीवाणु हो या फिर वायरस हो या फिर हाथी घोड़ा कुछ भी ऐसा कहिए, ठीक है। तो वो किसी न किसी कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है। कोशिका को जो है कि ग्रीक भाषा में कोशिका का मतलब होता है खाली कमरा, ठीक है। तो जब रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में लकड़ी की खाल में मृत कोशिका की खोज की गई ना, तो जो मृत कोशिका देखने में दिख रही थी मधुमक्खी के छत्ते की जैसा दिख रही थी। तो आपने देखा होगा मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें कुछ ऐसी डिजाइन बने होते हैं जिनमें लगता है कमरा कमरा टाइप बना है। जैसे कि आप ऐसे कहते हैं ऐसे ऐसे इसमें डिजाइन लगी रहती है इस तरीके की, और ये जो ऐसे टर्म्स बन रखे हैं इसमें ऐसे इसी तरीके की दिखती है। तो देखिए बीच में खाली खाली जगह दिख रही है, ठीक है। तो जब रॉबर्ट हुक ने उन्हें देखा तो ये खाली कमरे को ही देखने से उनके मन में आइडिया आया कि इनका नाम क्यों ना कोशिका रख लिया जाए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है, ठीक है। और 1635 में मृत कोशिका खोज उन्होंने लकड़ी की छाल में की थी, ठीक है। जीवित कोशिका की बात किया जाए या फिर सजीव कोशिका की बात की जाए तो ये खोजी गई थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। किस चीज में खोजी गई, तो जीवाणु में खोजी गई थी, बैक्टीरिया में चीज खोजी गई थी सजीव कोशिका की, ठीक है। कोशिका सिद्धांत 1838 ईस्वी से 1839 ईस्वी के आसपास आता है, जो कि प्रतिपादित किया गया स्वीडन स्वान नाम के वैज्ञानिक द्वारा। स्वीडन जो थे एक जर्मन वैज्ञानिक थे जो विज्ञान की वनस्पति शाखा से रिलेट करते थे, और स्वान जो थे ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जो कि विज्ञान की जूलॉजी शाखा से रिलेट करते थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत में बताया कि किसी भी जीव का जो शरीर बना है वो कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से मिलकर बना है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो कि जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो इन्होंने तो ये कोशिका के बारे में बात बताई, ठीक है, लेकिन इनका सिद्धांत ये बताने में असफल रह गया कि जो है कि कोशिका हमारे शरीर की जो कोशिका है वो बनती ही क्यों है, ठीक है। वो बनती ही क्यों है, ये अपना कोशिका सिद्धांत में प्रतिपादित नहीं कर पाए या बता नहीं पाए, ठीक है। देखिए एक कथन यहाँ पर कोशिका सम्मिलित है कि कोशिका भित्ति पादपों का विशिष्ट लक्षण है। कोशिका भित्ति पादपों का विशिष्ट लक्षण, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ये आपसे कथन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या देता है कि ये बताइए कोशिका भित्ति पादपों का विशिष्ट लक्षण है, ये किस वैज्ञानिक ने कहा। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ के जाते हैं कि स्वीडन जो जर्मन वैज्ञानिक थे वनस्पति शाखा से रिलेट करते थे, और श्वान जो थे ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जूलॉजी शाखा से रिलेट करते थे। लेकिन ये जो कथन है ना श्वान के द्वारा कहा गया, ये जो कथन है उसका भित्ति पादपों का विशिष्ट लक्षण है, ये श्वान ने कहा था। तो हम लोग ये पढ़ रहे होते हैं कि वनस्पति वैज्ञानिक तो स्वीडन थे, तो ऐसा हम लोग सोचते हैं कि स्वीडन इसका आंसर होगा, लेकिन दरअसल इसका आंसर कौन होता है, स्वान होता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे बराबर, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने जो कि चीज़ों को देख लिया होगा, समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा अपने कॉपी में। तो मैं जो कि और क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करता हूँ, और कोशिका सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा और आगे बता दूँगा, देखेंगे। तो मैं जो को यहाँ से रेड करके और आगे डिस्कस करता हूँ थोड़ा। देखिए 1855 ईस्वी में 1855 ईस्वी में जो कि कोशिका कोशिका सिद्धांत था, कोशिका सिद्धांत को थोड़ा सा संशोधित किया, मॉडिफाई किया किसने, वेरचाउ ने, रूडोल्फ वेरचाउ, रूडोल्फ वेरचाउ, इन्होंने थोड़ा सा उसको संशोधित किया और बताया कि नई कोशिका का निर्माण हमारे शरीर में अगर कोई नई कोशिका बन रही है, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका में विभाजन के द्वारा होता है। मतलब कि नई कोशिका अगर हमारे शरीर में बन रही है तो जो पुरानी कोशिका है उसमें विभाजन होता है, यानी कोशिका का विभाजन होता है और नई कोशिका बनती है। इनका कथन था
ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला, ई सेलुला, ई सेलुला, यानी कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका की वजह से ही होता है, ऐसा कहना था किसका, जो कि रुडोल्फ विर्चाउ का। इन्होंने 1855 में जो कि कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किया या फिर मॉडिफिकेशन किया, ठीक है, और ऐसा बताया, ठीक। अब जो है हम लोग थोड़ा सा कोशिका समय और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो देखिए, अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए पूरी दुनिया में, देखिए पूरी दुनिया की बात की जाए, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किस चीज की होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका ये होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है सबसे बड़ी मानी जाती है, शुतुरमुर्ग के अंडे के। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जो होती है, छोटी कोशिका वो होती है माइकोप्लाज्म नाम का एक जीवाणु या फिर जीव आता है, माइकोप्लाज्म नाम का एक जीव है, इसकी कोशिका सबसे छोटी मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो है कि सबसे लंबी कोशिका की बात करें, मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन की कोशिका होती है। किसकी होती है, न्यूरॉन, न्यूरॉन कोशिका होती है। और ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन कोशिका विभाजन रहित कोशिका होती है, विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती। इसीलिए आप देखे होंगे ट्रैफिक पुलिस आपको हमेशा कहती है कि आप जो है बाइक चलाइए तो हेलमेट लगा के चलाइए, क्योंकि न्यूरॉन सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें चोट लगने पर उनका विभाजन नहीं होता, जिसकी वजह से नई सेल्स का निर्माण नहीं होता, ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। इसके अलावा आपका विभाजन रहित कोशिका भी हो गई। सबसे तेज अगर विभाजन करें, सबसे तेज विभाजन किस कोशिका में होता है, सबसे तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजन यकृत की कोशिकाओं में होता है। यकृत की कोशिकाओं में, यकृत की कोशिकाओं में सबसे तेज विभाजन देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसमें से आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, ये वाला सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो है इनका सिद्धांत जो रूपांतरण कर दिया था, मॉडिफिकेशन किया था, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। आगे की तरफ हम देखें थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस उनको डिस्कस कर लिया गया। तो यहाँ तक आपने जो नोटिस कर लिया होगा, मैं इन चीज़ों को जो कि फिर रिवाइज कर रहा हूँ और आगे डिस्कशन स्टार्ट किया। तो देखिए, जब भी कोई वीडियो देखते हैं, किसी भी चैनल के बारे में कोई वीडियो देखते हैं, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो ही आपको कोई फ़ायदा होगा, अन्यथा कोई भी आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहली बात है कि कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार, कोशिका के आधार पर कहा जा रहा है, कोशिका के आधार पर जीव, कोशिका के आधार पर जीव का वर्गीकरण करेंगे अगर आप, तो कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय होता है, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, ठीक है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते रहते हैं, एक कोशिकीय वे जीव होते हैं जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है, सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है। यानी कि अगर उसी कोशिका को कोई हम लोग हानि पहुंचा दें तो उस जीव की कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और उस जीव की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीवों में हमें कौन से जीवों को ध्यान रखना है, तो देखिए आप ध्यान रख सकते हैं जो कि पैरामीशियम का ध्यान रख सकते हैं। पैरामीशियम, पैरामीशियम का आपसे जो कि समझना पूछता रहता है। पैरामीशियम देखने में किसी की चप्पल नुमा होती है, चप्पल के आकृति की होती है, ठीक है। पैरामीशियम के अलावा अमीबा को कह सकते हैं, अमीबा को भी आप ध्यान में रखेंगे। अमीबा का आकार बदलता रहता है,
निश्चित आकार नहीं होता इसका, ये भी आप ध्यान रखिएगा, निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आकार इसका नहीं होता है। और पैरामीशियम का चप्पल की नुमा होता है, ठीक है। इसके अलावा एक कोष्ठी आप यूग्लिना को भी रख सकते हैं, यूग्लिना भी आता है, इसका आपसे आकार नहीं पूछता, इसलिए मैं इसके आकार का डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है। बहुकोष्ठी की बात करेंगे तो बहुकोष्ठ के जीव वे जीव होते हैं जिनका शरीर ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जैसे कि आप जो है कि अपने को ले सकते हैं, मानव को ले सकते हैं, पेड़ पौधों को ले सकते हैं, या फिर आप जो है कि केंचुआ, बरगद का पेड़, हाथी, घोड़ा, सब कुछ अब आएगा तो वो बहुकोष्ठी के अंतर्गत ही आते रहेगा, ठीक है। अब कोशिका जो है, कोशिका आपका कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ तक जो है कि ये चीज़ें अगर आपने नोटिस कर ली, देख ली, समझ ली, मैं उन चीज़ों को भी अभी रेस्ट कर रहा हूँ और आगे फिर डिस्कस किया जाए, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ी जल्दी बता रहा हूँ चीज़ों को। देखिए कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एक होती है, और एक होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये कोशिका होती है। ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में आपका बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया जिसका जीवाणु कहते रहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी आता है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आता है, नीलहरित शैवाल आते हैं, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल, ये सब आते रहते हैं, ठीक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको बैक्टीरिया का जगत पूछते रहता है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया जो मोनेरा जगत से रिलेट करता है, क्योंकि विटेकर ने 5 जगत प्रणाली प्रतिपादित की थी सभी जीवों को बांटने के लिए। तो अब देखिए मोनेरा जगत किसमें आया, प्रोकैरियोटिक में। इसके अलावा जो भी जगत बच गए, जैसे कि प्रोटिस्टा आता है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा के अलावा आपका फंजाई है, फंजाई के अलावा आपका एनिमेलिया है, एनिमेलिया, एनिमेलिया है। इसके अलावा आपका क्या हुआ, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, एनिमेलिया हो गया, और एक आपका है प्लांटी, पादप जगत आप जिसको कहते हैं, तो ये आपके 5 जगत हैं। तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी आते रहते हैं, और प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत ये आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए प्रोकैरियोटिक जो भी जीव होता है ना, उनमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, या फिर अगर पाया भी जाता है तो वो अल्प विकसित होता है, उतना विकसित नहीं होता, ठीक है। अब अल्प विकसित का कहने का मतलब कि उसमें जो है कि कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है उनमें देखने को नहीं मिलते रहती हैं, ठीक है। और इनमें जो है विकसित केंद्रक पाया जाता है, ये इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इनमें डिफरेंस है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो।